हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमने एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रीपोजिशन। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि हमारे हरियाणा के HSSC एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका बेसिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स स्थान। तो दैट मीन्स कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर बाकी बचे हुए सेंटेंस के साथ क्या प्रोवाइड करते हैं, एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एक रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले लग के जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, हमारा जो बचा हुआ सेंटेंस है, उसके साथ में क्या प्रोवाइड करते हैं? रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। क्या वर्ड कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे इनको रिलेट करने के लिए, इन दोनों को रिलेट करने के लिए जो वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है? आपका प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी फिल ना करूँ तो क्या हम बता पाएंगे कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के साइड में है, टेबल के नीचे है? कुछ भी हम नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा कि जो इन दोनों को क्या कर पाए? रिलेट कर पाए। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक नाउन दिख रहा है। तो नाउन से पहले लगकर बचे हुए सेंटेंस के साथ जो रिलेशन बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ओन की बात करूँ तो ओन आपके पास क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी डिपेंड्स मी, क्या आपको कोई भी रिलेशन फील हो रहा है कि शी डिपेंड्स क्या मी? तो हमें इनको कोई रिलेशन इनके बीच में फील नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ओन को फिल कर दूँ तो दैट मीन्स कि मुझे समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि राम वेंट रोहन, तो क्या हमें कोई रिलेशन इनके बीच में फील हो रहा है? नहीं। प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन प्रीपोजिशन। ये बात हमेशा अब तो आपके दिमाग में बैठ भी गई होगी, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आपके दिमाग में ये बात हमेशा बैठ गई होगी कि प्रीपोजिशन जो है अपने बाद हमेशा ही क्या लेता है? अपना ऑब्जेक्ट लेता है। और ये अगर अपना ऑब्जेक्ट लेता है तो दैट मीन्स कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो कैसी फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो या तो एडजेक्टिव होती है या फिर एडवर्ब होती है। वर्ब को मीनिंग दे रही है तो एडवर्ब फ्रेज, और नाउन प्रोनाउन को मीनिंग दे रही है तो हम इसको कैसा फ्रेज बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। तो मुझे यहाँ पे कोई भी रिलेशन इनके बीच में फील नहीं हो रहा है। तो अगर मैं लिख दूं ही वेंट टू रोहन, दैट मीन्स वो रोहन के पास गया। अगर मैं बोलूं कि ही वेंट आफ्टर रोहन, दैट मीन्स कि वो राम जो है वो रोहन के बाद गया। अगर मैं यहाँ बिफोर लिख दूं तो दैट मीन्स कि वो रोहन से पहले गया। तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल करूं उससे इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ वर्ड तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन पैदा हो, ठीक है ना। तो इन्हीं रिलेटिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन्हीं रिलेटिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम एक एक करके सभी प्रीपोजिशंस को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिखिए, एक एक करके प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे और जहाँ पे डिफरेंस में पढ़ाने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको डिफरेंस में ही पढ़ाती हुई चलूँगी कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन जो हम लिखेंगे वो लिखिए स्टूडेंट्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। यहाँ से आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, या फिर मैं बोलूं बाय द साइड ऑफ, के बगल में या फिर बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, या फिर मैं बोलूं इन एडिशन टू, के अलावा या फिर इन एडिशन टू। देखो, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बिसाइड में एस नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा होगा? साइड की। लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास? साइड। तो दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? साइड की।
लेकिन बिसाइड में मैंने क्या ऐड कर दिया, एस, दैट मीन्स कि एक चीज और ऐड कर दी। तो जब एक चीज और ऐड होने की सेंस आ रही हो तो हम क्या फिल करेंगे, बिसाइड्स, और जब हमें साइड की सेंस आ रही हो तो हम क्या फिल करेंगे, बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही सेट डैश, आपको बताना है बिसाइड या बिसाइड्स में से क्या फिल करेंगे, ही सेट डैश हिज मदर, ही सेट डैश हिज मदर, तो दैट मीन्स बैठा है। अब बैठा है तो एडिशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, बैठा है तो बगल में ही बैठा होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ क्या फिल होना चाहिए, बिसाइड फिल होना चाहिए। ही सेट बिसाइड हिज मदर, वो अपनी मदर के बगल में बैठा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डैश हिंदी, डैश हिंदी ही नोज इंग्लिश, डैश हिंदी ही नोज इंग्लिश, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या कह रही हूँ कि हिंदी के अलावा वो और क्या जानता है, इंग्लिश जानता है। दैट मीन्स यहाँ साइड की, बगल की तो कोई सेंस ही नहीं आ रही, कोई सेंस नहीं आ रही, लेकिन हमें के अलावा की सेंस आ रही है। या फिर मैं बोलूँ हिंदी तो वो जानता है ही, प्लस में एडिशन में उसके पास क्या है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश को भी जानता है। तो अब यहाँ पे क्या फिल होगा स्टूडेंट्स, बिसाइड्स फिल होगा, ठीक है। तो अगर साइड की सेंस आए तो बिसाइड लगाएंगे, और अगर कुछ एडिशन की सेंस आए हमारे पास तो हम वहाँ पे क्या फिल कर देंगे, बिसाइड्स फिल कर देंगे। बहुत ही इजी, सबसे बेसिक, और आपको बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है बिसाइड एंड बिसाइड से। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बात करती हूँ मैं। इसके बाद हेडिंग बनाइए सेकंड प्रीपोजिशन की, एंड सेकंड प्रीपोजिशन है दैट इज बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है बिटवीन एंड अमंग से। सेकंड प्रीपोजिशन लिखेंगे बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग। तो हम क्या पढ़ते हैं कि बिटवीन जो है वो आता है दो के लिए, और अमंग जो आता है वो मोर देन टू के लिए। वो दो पर्सन भी हो सकते हैं, दो थिंग्स भी हो सकती हैं, कोई भी चीज आपके पास हो सकती है। तो बिटवीन आता है दो के लिए और अमंग आता है दो से ज्यादा के लिए। इतना हम पढ़ के छोड़ देते हैं और क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड शी, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड शी। तो अब हमें पता है बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद कैसी फॉर्म लेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगा। पहला एरर तो ये हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, हिम एंड हर। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। पहले क्या होना चाहिए था, हिम एंड हर होना चाहिए था। दूसरा हमेशा ध्यान रखना, बिटवीन के लिए जो कंजंक्शन यूज होगा वो हमेशा ही एंड यूज होगा। यहाँ पे टू दे रखा हो या फ्रॉम दे रखा हो तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो बिटवीन का पेयर हमेशा क्या बनता है, एंड बनता है। कितने के बीच की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, बिटवीन लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या फिर बिटवीन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो है वो बुक बांटी गई। अब स्टूडेंट्स कितने हैं क्या हमें यहाँ पे पता है। अगर मैं यहाँ दो लिख देती तो क्या आ जाता, बिटवीन, और मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो दैट मीन्स ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों से ही सिचुएशन है आपके पास, और दोनों से ही सिचुएशन है तो दैट मीन्स कि यहाँ बिटवीन भी आ सकता है और क्या आ सकता है, अमंग भी आ सकता है। जब आपको कुछ दिया ही नहीं है तो यहाँ पे दो स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं ना, और दो हो सकते हैं तो बिटवीन, और दो से ज्यादा हो तो अमंग। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती 5 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, तब हमें क्या दिख रहा है कि दो से तो ज्यादा ही हैं, और दो से ज्यादा ही हैं तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, अमंग फिल करेंगे। अब बिटवीन का कोई सीन नहीं है। तो ये तो वो बेसिक पार्ट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है कि बिटवीन दो के लिए यूज होता है और अमंग जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बिटवीन जो है वो दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, बिटवीन जो है वो दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। शर्त ये है कि एक बार में बात दो की होनी चाहिए। बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि एक बार में बात कितने की होनी चाहिए, दो की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अ सीरीज विल बी प्लेड बिटवीन या फिर अमंग
या फिर अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एक सीरीज खेली जाएगी किस किस के बीच में? इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। तो मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या दिखा? हमें दिखा कि यहाँ पे तो तीन लोगों की, तीन चीजों की बात हो रही है, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये तो 2 से ज्यादा हो गए और ये 2 से ज्यादा हो गए, तो यहाँ क्या फिल होना चाहिए था? अमंग फिल होना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि जो सीरीज खेली जाएगी उसमें जो जो मैचेस होंगे, तो वो मैचेस एक बार में 2 टीम के बीच में होंगे या एक बार में तीनों टीम के बीच में एक ही मैच हो जाएगा? क्रिकेट हम सब देखते हैं, तो एक बार में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक बार में 2 टीम्स के बीच में ही मैच होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे चीजें तो 2 से ज्यादा हैं, लेकिन एक बार जब हम बात करेंगे तो एक बार में तो 2 चीजें ही हमारे पास उठ के आएंगी। और अगर एक बार में 2 चीजें ही हमारे पास उठ के आएंगी तो दैट मीन्स कि वहां पे अमंग की कोई सेंस नहीं आती आपके पास। वहां आपको क्या लगाना पड़ेगा? बिटवीन लगाना पड़ेगा। तो आपके पास ऐसा कोई भी सेंटेंस आ रहा हो जहां पे बात तो ज्यादा की हो रही है, लेकिन जब हम एक टाइम पे बात करेंगे तो एक टाइम पे बात सिर्फ 2 की ही हो सकती है। और अगर बात एक टाइम पे सिर्फ 2 की ही हो सकती है तो दैट मीन्स कि वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बिटवीन ही यूज करना पड़ेगा। तो जब हम एक बार में सिर्फ 2 की ही बात करते हैं तो वहां पे बिटवीन ही यूज करते हैं, हम वहां पे अमंग को यूज नहीं करते। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। चलिए, तो बिटवीन अमंग के बाद अगर हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपके पास फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस, फॉर एंड सिंस, ठीक है। ये मैं डिटेल में आपको टेंस टॉपिक में कराती हूँ, लेकिन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन में जान लेते हैं। इनमें हमेशा ध्यान रखना कि जब ये प्रीपोजिशन का, ये बहुत सारी चीज़ों का काम कर सकते हैं, कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, एडवर्ब का काम भी कर सकता है, सिंस। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब ये प्रीपोजिशन का काम कर रहे होंगे ना, तो इनके बाद हमेशा आपको एक टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? इनके बाद लिखा हुआ एक टाइम मिलेगा। अब टाइम के लिए अगर मैं बात करूं तो टाइम आपके पास 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये चीजें मैं आपको टेंस में पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम जो है हमारा 2 तरीके का होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है? समय काल। मैं कहूँ कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैंने आपको एग्जैक्ट सन नहीं बताया है कि कौन से सन से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ काल बताया, पीरियड बताया कि पिछले 10 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 2010 से यहाँ काम कर रही हूँ तो दैट मीन्स कि मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया। तो जब हम एग्जैक्ट पॉइंट बता देते हैं तो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, और जब हम पीरियड बताते हैं तो वो कैसा टाइम बन जाता है? पीरियड बन जाता है। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, 4 के बाद हम हमेशा ही पीरियड ऑफ टाइम को लिखते हैं। 4 के बाद कैसा टाइम आता है आपका? पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस के बाद कैसा टाइम आता है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम। अभी फिलहाल आपको यही बात समझने की जरूरत है जब हम बात कर रहे हैं फॉर सिंस की, किसमें? कंजंक्शन, सॉरी, प्रीपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि डैश सेंचुरी, डैश सेंचुरी, यहाँ क्या फिल करोगे? फॉर या सिंस? तो सेंचुरी क्या होता है स्टूडेंट? 100 साल का समय, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अब पीरियड, वर्ड ही पीरियड आ गया तो दैट मीन्स कि यहाँ पीरियड की बात हो रही है और पीरियड की बात हो रही है तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? 4 फिल करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि डैश मॉर्निंग, डैश मॉर्निंग, सुबह से, अभी मैं आपको टेंस में नहीं लेके जा रही हूँ, टेंस में ही बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि फॉर सिंस के बाद अगर टाइम लिखा हो तो ये किसका काम करते हैं? प्रीपोजिशन का। 2 टाइप का टाइम होता है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। 4 के बाद हम पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं और सिंस के बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं। तो मॉर्निंग मैं कह रही हूँ सुबह से, तो दैट मीन्स कि मॉर्निंग, मैंने आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया और एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया तो दैट मीन्स कि यहाँ क्या फिल होगा? सिंस फिल होगा। यहाँ पे क्या फिल होगा? सिंस फिल होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि डैश फरवरी, डैश फरवरी, फरवरी से, ठीक है, फरवरी से, तो फरवरी भी मैंने आपको क्या बता दिया? एग्जैक्ट मंथ बता दिया, और एग्जैक्ट मंथ बता दिया तो मुझे यहाँ क्या फिल करना पड़ेगा? सिंस फरवरी, फरवरी से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल देती डैश 2 मंथ्स, डैश 2 मंथ्स, 2 महीने से, 2 महीने से, डैश 2 मंथ्स, 2 महीने से, तो दैट मीन्स मैं आपको पीरियड बता रही हूँ और पीरियड बता रही हूँ तो यहाँ आपको क्या फिल करना पड़ेगा? 4 फिल करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बातें अगर आपको समझ में आई तो मुझे बताइए कि यहाँ आप क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि डैश डिकेट्स, डैश डिकेट्स, डिकेट्स होता है भाई आपका पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को डिकेड कहते हैं।
तो पीरियड वर्ड आ गया, और पीरियड वर्ड आ गया तो इससे पहले हम क्या फिल करेंगे, फॉर फिल करेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं डैश मैनी डेज, कई दिनों से, डैश मैनी डेज, कई दिनों से, तो कई दिनों से, तो दैट मीन्स मैंने आपको कोई एग्जैक्ट टाइम तो बताया ही नहीं, एग्जैक्ट पीरियड तो, एग्जैक्ट टाइम तो, पॉइंट तो बताया ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये पीरियड की बात हो रही है और पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ क्या फिल होगा, फॉर फिल होगा। तो फॉर और सिंस के लिए अभी आपको ये इतनी बातें ही समझनी है, बाकी की बातें हम टेंस में करेंगे कि इससे पहले टेंस क्या यूज होगा, कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये फिल करना आना चाहिए कि आपको फॉर फिल करना है या सिंस फिल करना है जब आपको टाइम गिवन हो। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए मैं एक बार इंक डाल लेती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई फॉर और सिंस वाली। इससे आगे की बात करते हैं। तो इससे आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखो ऑफ एंड ऑफ, ऑफ एंड ऑफ, ठीक है, ओ एफ एंड ओ डबल एफ। दोनों में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि जो ओ डबल एफ है ना, वो यूज होता है स्टूडेंट्स सेपरेशन के लिए। सेपरेशन मीन्स अलग होना, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ डबल एफ। और अगर हम बात कर रहे हैं पोजेशन की, अधिकार की, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। नाउन और प्रोनाउन में मैं आपको बहुत अच्छे से ऑफ को जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। तो पोजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ। और दूसरा, अगर हमें किसी का ओरिजिन बताना है, किसी का ओरिजिन बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, ऑफ यूज कर लेते हैं। तो मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स कि क्या फिल करोगे। या फिर मैं बोलूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप की बात करनी है, रिलेशन बताना है कोई, तो रिलेशन बताने के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, ऑफ को यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं आपके पास सेंटेंस लिखूं और मैं बोलूं कि द लीव्स फेल डैश द ट्री, द लीव्स फेल डैश द ट्री, द लीव्स फेल डैश द ट्री। ऐसे ही अगर मैं एक सेंटेंस आपके पास बोलूं, द button fell dash my shirt, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओ एफ आना चाहिए या ओ डबल एफ आना चाहिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनके बेसिस पे। तो दैट मीन्स कि अगर मैं पत्तों की बात करूं, लीव्स की बात करूं, तो वो ट्री से क्या हो गए, अलग हो गए, ट्री से गिर गए। तो ट्री से अलग हो गए, और ट्री से अलग हो गए, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ क्या फिल करना है, ओ डबल एफ फिल करना है। समझ में आई बात। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरी शर्ट से जो है बटन जो है वो गिर गया, और बटन गिर गया तो मेरी शर्ट से बटन जो है वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और सेपरेट हो गया तो मैं यहाँ क्या फिल करूंगी, ओ डबल एफ फिल करूंगी। ऐसे ही हम बोलते हैं स्विच ऑफ द फोन, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, स्विच ऑफ द मोबाइल फोन, कुछ भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ओ एफ फिल नहीं करते, क्या फिल करते हैं, ओ डबल एफ। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, पंखा जब हम बंद कर रहे हैं तो बटन जब हमने प्रेस किया तो अंदर इसके एक सर्किट होता है, जो वो सर्किट है वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए फिर जो पंखा जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास एक सेंटेंस लिखूं, बताएंगे मुझे कौन सा फिल होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि ही कम्स डैश अ नोबल फैमिली, ही कम्स डैश अ नोबल फैमिली, तो मैं क्या सेपरेशन की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वो एक अच्छे घराने से आता है, एक सभ्य परिवार से आता है। तो दैट मीन्स कि मैं उसका क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओरिजिन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा है। तो यहाँ पे सेपरेशन की बात नहीं हो रही, और सेपरेशन की बात नहीं हो रही तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओ एफ को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपके पास बोलूँ कि ही इज दी, यहाँ पे लिख देती हूँ, ही इज दी प्रिंसिपल डैश माई कॉलेज, ही इज दी प्रिंसिपल डैश माई कॉलेज, ठीक है, कि वो मेरे कॉलेज के जो है वो प्रिंसिपल हैं। तो सेपरेशन की कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। तो यहाँ मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, पोजेशन दिखाना चाहती हूँ, या फिर मैं बोलूँ पोजेशन भी नहीं, रिलेशनशिप दिखाना चाहती हूँ, रिलेशन बताना चाहती हूँ कॉलेज और प्रिंसिपल के बीच में। तो वो किससे दिखाएंगे, हम ऑफ से दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सीताज कार, सीता की गाड़ी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, द कार ऑफ सीता। तो दैट मीन्स मैंने क्या दिखाया, पोजेशन दिखाया, और ये चीज मैं आपको नाउन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगी। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ऑफ और ऑफ का केस जो है वो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कब आपको ओ एफ यूज करना है और कब आपको ओ डबल एफ यूज करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स, इन एंड इनटू।
नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इन एंड इनटू, इन एंड इनटू, ठीक है। इन एंड इनटू, नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो भी नंबर आपका चल रहा है वो लिख लेंगे, इन एंड इनटू। दोनों के लिए डायग्राम जरूर बनाएंगे साथ में। इनका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इनका मतलब ये है, कोई भी एक रूम है, कोई भी एक बॉक्स है, ये इन हो गया। इनटू क्या होगा, इनटू होगा ये, ठीक है। तो आपको यहां से क्या बात समझ में आई, ये कैसा है, स्टैटिक, या मैं बोलूं नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं है। और ये अगर बात मैं बोलूं तो ये कैसा है स्टूडेंट्स, मोशन में है। ये कैसा है, मोशन में है। चारों तरफ से बंद है तो क्या है, इन। एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला हुआ है, तीन तरफ से बंद है तो भी क्या कहलाएगा, इन ही कहलाएगा। एक हम चेयर का एग्जांपल अगर लेते हैं तो चेयर ये होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा है तो ये भी क्या कहलाएगा, इन दी चेयर, इन दी चेयर, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमने तो ऑन द चेयर भी पढ़ा है, तो ऑन द चेयर का केस ये होता है स्टूडेंट्स, इसमें जब हम इन यूज करते हैं चेयर के साथ, दैट मीन्स कि जो पर्सन इसके ऊपर बैठा है वो इधर भी टच है और वो इधर भी टच है, दैट मीन्स कि दोनों साइड पे टच है। तो जब चेयर पे कोई इस तरीके से बैठा है कि वो पीछे भी टच है और नीचे बैठा है जहाँ पे वहाँ भी टच है, दोनों साइड से टच है, तो हम क्या यूज करेंगे, इन। लेकिन अगर कोई चेयर पे ऐसे बैठा है कि उसने पीछे टच नहीं किया है तो वहीं पे हम क्या यूज कर लेते हैं, ऑन यूज कर लेते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये एग्जाम्पल किसके हैं, चेयर के। तो जब कोई बैठा हुआ पर्सन सिर्फ यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाता है, ऑन दी चेयर, ऑन दी चेयर। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि द गर्ल्स आर प्रेजेंट, द गर्ल्स आर प्रेजेंट डैश दी क्लास, तो बताइए मुझे इन फिल करेंगे या इनटू फिल करेंगे। मैं कह रही हूँ गर्ल्स जो है वो क्लास में प्रेजेंट है, तो क्या किसी मोशन की वहाँ पे बात हुई, किसी मोशन की वहाँ पे बात हो रही है, नहीं, वहाँ पे किसी भी मोशन की बात नहीं हो रही है। और स्टैटिक पोजीशन हम दिखा रहे हैं, तो स्टैटिक पोजीशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। और क्लास जो है वो चारों तरफ से बंद होती है, ठीक है, गेट भी लगा होता है तो वो बंद होती है चारों तरफ से, तो वहाँ हमने क्या फिल किया, इन। लेकिन अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूँ कि द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, दैट मीन्स कि उसने रिवर में जंप किया, तो दैट मीन्स जंप किया होगा तो एक मोशन हुआ होगा, और अगर एक मोशन हुआ है तो दैट मीन्स कि यहाँ क्या फिल होना चाहिए स्टूडेंट्स, इनटू फिल होना चाहिए। यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, इनटू फिल होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर है कि कब आपको इन लगाना है और कब आपको इनटू लगाना है, ठीक है। इसके अंदर इन और इनटू के अंदर ही एक नोट बना लेंगे, नोट बना के लिखेंगे चीज़ों को, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्या नोट बनाएंगे, लिखिए, एक वर्ड होता है हमारे पास एंटर, जो कि वर्ब होती है, ठीक है। तो एंटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अंदर आना। एंटर का मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो जब ये पहले से ही अंदर आना है तो क्या मुझे इसके साथ अंदर आना है, तो दैट मीन मोशन में है, मोशन में है तो हमें, हमारे दिमाग में क्या आता है कि इनटू फिल कर दें। लेकिन एंटर का मतलब जब पहले से ही अंदर आना है, एंटर पहले से ही मोशन दिखा रहा है, तो उसके साथ में हमें इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही एंटर्ड इनटू हिज रूम, वो जो है अपने रूम में उसने एंटर किया, ठीक है। तो एंटर अपने आप में ही मोशन दिखा रहा है, तो इसके साथ में आपको इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन क्या कहते हैं कि एंटर के साथ इनटू आ सकता है, एंटर के साथ इनटू आ सकता है, लेकिन वो कब आ सकता है, जब हम किसी ट्रीटी की बात कर रहे हो, किसी अलायंस की बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि किसी संधि की बात कर रहे हो, किन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे साइन होने की बात हो रही हो, ठीक है, किन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे साइन होने की बात हो रही हो, तब भी आप क्या लगा सकते हो, एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान entered into an alliance, एक संधि में जो है वो एंटर किए, दैट मीन्स कि उन्होंने एक संधि पे हस्ताक्षर किए हैं, उनके बीच में एक संधि हो गई है। तो जब भी अलायंस, ट्रीटी, एग्रीमेंट ऐसे कोई वर्ड आपको दिखे तो एंटर के साथ जो है वो इनटू बिल्कुल सही होगा, वहाँ पे एंटर के साथ इनटू जो है वो बिल्कुल वहाँ पे सही माना जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे जो है वो स्पेशली
ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन और इनटू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कब हमें इन यूज करना है, कब हमें इनटू यूज करना है। ये एंटर का केस आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसके साथ में इनटू कब आएगा और इसके साथ में हमें इनटू कब नहीं लगाना है। तो जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। जब हम एग्रीमेंट, ट्रीटी वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसके साथ में इनटू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंड टूवर्ड्स। टू एंड टूवर्ड्स, टू एंड टूवर्ड्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो टूवर्ड्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए। डायरेक्शन बतानी हो हमें तो हम क्या कहते हैं, टूवर्ड्स। और अगर मैं बात करूं, हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं, अगर हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ही वेंट टू या फिर टूवर्ड्स, ही वेंट टू या फिर टूवर्ड्स दी स्टेशन, ही वेंट टू या फिर टूवर्ड्स दी स्टेशन। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर हम श्योर हैं कि वो स्टेशन ही गया है, हमें ये पता है कि मान लो हमारा भाई बहन, कोई भी माता पिता, कोई भी, हमें ये पता है कि वो स्टेशन जा रहे हैं, ट्रेन से उन्हें कहीं जाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ही वेंट टू स्टेशन। तो दैट मीन्स कि हमें डेस्टिनेशन पता है कि वो कहाँ गए हैं, स्टेशन पे गए हैं। लेकिन कई बार हमसे पूछा जाता है कि यार आपने फलाने पर्सन को देखा कि वो कहाँ किधर गया है, तो हम क्या कहते हैं कि यार मैंने उसे रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा था। दैट मीन्स कि हमें ये पता है कि वो किसकी तरफ गया है, रेलवे स्टेशन की तरफ गया है, लेकिन हम श्योर नहीं है, हमें एग्जैक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता कि भाई वो रेलवे स्टेशन ही गया होगा क्या। तो जब हम श्योर हैं तो टू लगा के बोलेंगे सेंटेंस को, और जब हम श्योर नहीं हैं तो हम वहां पे क्या यूज करके बोलेंगे सेंटेंस को, टूवर्ड्स लगा के बोलेंगे। तो इस चीज का जो है आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये टोटली आपका डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस आपको कैसा गिवन है। तो जिस भी तरीके का आपको सेंटेंस बनाया गया हो उसी तरीके से आप इनको जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सेंटेंस में आपके दोनों यूज हो सकते थे तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई डोंट नो where he has gone, I think he should be gone to या फिर towards the school। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप सेंटेंस को पढ़ के श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे टू आना चाहिए या टूवर्ड्स आना चाहिए। आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। आई थिंक कि वो स्कूल की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि वो स्कूल की तरफ ही गया होगा, स्कूल की तरफ ही गया होगा। तो दैट मीन्स कि मैं श्योर नहीं हूँ, और श्योर नहीं हूँ तो यहाँ टू नहीं आ सकता, आपको क्या लगाना पड़ेगा, टूवर्ड्स लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस में आपके पास कभी ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा कि वहाँ दोनों ही फिल हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वहाँ फिर टू टिक करेंगे, टू दिमाग में आएगा, और कुछ के दिमाग में टूवर्ड्स आएगा तो टूवर्ड्स को टिक करेंगे। तो सेंटेंस में आपको एक्सप्लेनेशन हमेशा मिलेगी कि वहाँ टू आना चाहिए या टूवर्ड्स आना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक टू एंड टूवर्ड्स जो है वो आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम टू और टूवर्ड्स को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए, डिस्पाइट और एक होता है हमारे पास इंस्पाइट। डिस्पाइट एंड इंस्पाइट। यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बस डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा और इंस्पाइट के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। मीनिंग दोनों का ही सेम रहेगा, मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा के बावजूद। लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा और इंस्पाइट के साथ ऑफ मिलेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आता है कि इंस्पाइट के साथ वो आपको ऑफ देता नहीं है और डिस्पाइट के साथ ऑफ दे देता है। तो एरर वहीं पे है, सीधा सीधा डिस्पाइट दिखे तो ऑफ को काट दो और इंस्पाइट दिखे तो वहां पे ऑफ को लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड।
कड़ी मेहनत करने के बावजूद, कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो दैट मीन्स या तो मैं यहाँ क्या लिखूं, इन स्पाइट ऑफ, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, डिस्पाइट। इसके साथ में ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑफ को लिख के काट लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि डिस्पाइट के साथ हमें ऑफ यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लिखिए। अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्पाइट ऑफ डूइंग दिस वर्क, डिस्पाइट ऑफ डूइंग दिस वर्क ही प्रेफर्ड टू डू दैट वर्क। ये काम करने के बावजूद भी उसने किस काम को करना प्रेफर किया, उस काम को करना प्रेफर किया। तो दैट मीन्स के बावजूद की सेंस है, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम ऑफ कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो या तो हम इस ऑफ को काटें या फिर डिस्पाइट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंस्पाइट लगाना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ रही है तो अगर ऑप्शन में डिस्पाइट गिवन है खाली तो डिस्पाइट को टिक करेंगे, और अगर डिस्पाइट गिवन नहीं है लेकिन उसकी जगह पे इंस्पाइट ऑफ गिवन है तो हम इंस्पाइट ऑफ को वहां पे टिक कर देंगे। तो डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ बहुत ही ईजी प्रीपोजिशन है आपका, लेकिन आपको ये चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए कि कब हमें ऑफ लगाना है और कब हमें ऑफ यूज नहीं करना है। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में यहाँ पे आ गई है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ आपसे जो कंपैरिजन में यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑन की अगर बात की हमने तो ऑन सिर्फ जो है एक ही चीज के लिए यूज होगा। अभी मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आपको कंपैरिजन में समझनी है। उसके अलावा ऑन का बहुत सारा यूज है, उसके अलावा फॉर का बहुत सारा यूज है, इसके अलावा इन चीजों का, इनका बहुत सारा यूज है। वो चीजें हम सारी बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको वो प्रीपोजिशन करा रही हूँ जो आपके कंपैरिजन में पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ ऑन लगना चाहिए, अपॉन लगना चाहिए, वहाँ इन लगना चाहिए या इनटू लगना चाहिए। ऐसे तो इन बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, वो हम बाद में देखेंगे एक एक करके। लेकिन अभी मैं आपको कंपैरिजन वाली चीजें पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन एंड अपॉन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखिए ऑन एंड अपॉन। वही सेम चीज है जो हमने इन एंड इनटू में पढ़ी थी, लेकिन ऑन जो है वो अंदर नहीं होता, ऑन जो है वो ऊपर होता है। ठीक है, ऑन जो है वो ऊपर होता है, बिल्कुल इसके टच करके डायग्राम बनाना। ठीक है, दैट मीन्स कि इनके बीच में टच है। ठीक है, लेकिन अपॉन की अगर मैं बात करूं तो अपॉन का मतलब क्या होता है, मोशन में। अपॉन का मतलब क्या होता है, मोशन। और ऑन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैटिक। ऑन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, और अपॉन का मतलब क्या होता है, मोशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि द नोटबुक इज ऑन दी टेबल, द नोटबुक इज ऑन दी टेबल। तो दैट मीन्स कि नोटबुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है, दैट मीन्स स्टैटिक पोजीशन पे है, ये टेबल है और इसके ऊपर बुक जो है वो रखी हुई है। स्टैटिक पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशन है तो हमने क्या फिल किया, ऑन फिल किया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि द कैट जम्प्ड डैश द रैट, द कैट जम्प्ड द डैश द रैट। कैट जो है वो किसके ऊपर कूदी, रैट के ऊपर कूदी। तो दैट मीन्स कि मोशन में आई। अब ऐसे तो नहीं है ना कि रैट के अंदर घुस जाएगी कि हम यहाँ इनटू लगा दें, वो तो रिवर में कूद रहा था तो पानी के अंदर जा रहा था तो हमने इनटू लगाया था। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि कैट जो है वो रैट के अंदर घुस जाएगी, रैट के अंदर नहीं घुस जाएगी। दैट मीन्स हमें मोशन तो दिखाना है लेकिन हमें अंदर नहीं जाना। तो दैट मीन्स कि हम क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, अपॉन यूज कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक पोजिशन की तो स्टैटिक पोजिशन के लिए ऑन यूज होता है, और जब बात होती है आपकी मोशन की तो मोशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉन यूज करते हैं। मोशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपॉन यूज करते हैं। तो आई थिंक ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई, ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है। चलिए, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके पास आ रहा हो, स्टैटिक की बात हो रही है, टच है तो ऑन आएगा, और जब आपके मोशन की बात हो रही है तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, अपॉन को यूज करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हमें क्या लगाना है, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव, इसका एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से बनाना। मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, चेयर का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो चेयर का एग्जाम्पल ले लो या फिर पर्सन का एग्जाम्पल ले लो, व्हाटएवर। अब बात कर रही हूं मैं, ध्यान देना, मैंने कहा ओवर, पंखा जो है वो मेरे सिर के ऊपर है। दैट मीन्स कि अगर मैं फैन की बात कर रही हूं तो ये जो फैन होगा आपके पास वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, आपके सिर के बिल्कुल 90 डिग्री पे, आपके जस्ट ऊपर।
दैट मीन्स कि आप फैन के बिल्कुल नीचे खड़े हो, ठीक है, फैन आपके बिल्कुल ऊपर है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं खड़ी तो हूँ साइड में और फैन है वहां पे, तो दैट मीन्स कि कैसा वो बन रहा होगा आपके पास, मान लो ये फैन है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा होगा। या मैं बोलूँ कि आप एग्जैक्ट फैन के नीचे नहीं खड़े हैं, एग्जैक्ट फैन के नीचे नहीं खड़े हैं, तो आप साइड में चाहे कहीं पे भी खड़े हों, तो अब क्या बोलोगे कि फैन जो है वो मेरे ऊपर है, ये आपको बोलना है, तो आप क्या लगा के बोलोगे, अबव। लेकिन जब आप फैन के जस्ट नीचे खड़े हैं, फैन के जस्ट नीचे खड़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फैन मेरे ऊपर है, दैट मीन्स ओवर द फैन, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अबव का केस होता है वर्टिकली, और जो आपका ओवर का केस होता है वो बिल्कुल होता है आपका 90 डिग्री का केस। कौन सा केस होता है, 90 डिग्री का केस होता है, ठीक है। दूसरा, दोनों में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। अब ये थोड़ी है कि फैन के हमारा सिर भिड़ जाएगा, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट यहाँ नहीं होगा, दोनों में ही, ओवर में भी और अबव में भी कोई भी यहाँ फिजिकल कांटेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवर और अबव में आपको ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो ओवर है वो आपका एक सेंस में और यूज हो सकता है, और वो क्या सेंस यूज हो सकती है कि मान लो ये कोई टेबल है और जब हम इसको पूरा कवर करें, जब हम इसको क्या करें, पूरा कवर करें, तो इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, अबव को यूज नहीं करते। तो जब हम किसी चीज को फुली कवर कर रहे हैं तो उसके लिए ओवर यूज होगा, अबव यूज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर या फिर अबव द टेबल, ओवर या फिर अबव दी टेबल, जो कपड़ा है वो टेबल के ऊपर बिछा दो। तो मुझे बताओ कि टेबल के ऊपर बिछा देंगे तो दैट मीन्स टेबल को पूरा कवर करेगा कपड़ा, और पूरा कवर करेगा तो यहाँ पे अबव की कोई सेंस नहीं आती। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ओवर को यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ द फैन इज ओवर माई हेड, ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो अगर मैं बोलूँ द फैन इज ओवर या फिर अबव माई हेड, द फैन इज ओवर या फिर अबव माई हेड, तो दैट मीन्स हम फैन के जस्ट नीचे खड़े हैं तो क्या बोल देंगे, ओवर। और अगर हम वर्टिकली खड़े हैं, डायगोनली खड़े हैं, तो हम अबव बोल देंगे। वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि हम खड़े कहाँ पर हैं उसकी पोजीशन पे। तो यहाँ पे ओवर भी फिल हो सकता है और अबव भी फिल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कर दिया गया है, पर्टिकुलर की सेंस वहाँ पे दे दी गई है, तो हम देख लेंगे कि वहाँ पे वर्टिकली खड़ा किया गया है या जस्ट उसके 90 डिग्री में खड़ा किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ओवर या फिर अबव को यूज कर लेंगे। तो आई थिंक ये बातें जो हैं वो आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही हम जो ओवर और अबव, कॉमनली ओवर और अबव दोनों को ही एज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी की आयु बतानी है, एज बतानी है, तो उसके लिए ओवर भी यूज हो सकता है और अबव भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही इज ओवर या फिर अबव 40, दैट मीन्स कि वह 40 से ऊपर है, वह 40 से ऊपर है, तो ही इज ओवर 40 या फिर ही इज अबव 40, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट है। वहाँ पे ओवर भी आ सकता है और वहाँ पे अबव भी आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ओके। तो ओवर और अबव में आपको ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की आपसे बात करूं तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स आपके पास इन टाइम एंड ऑन टाइम, इन टाइम एंड ऑन टाइम, इन टाइम एंड ऑन टाइम। स्टूडेंट्स, इसमें जो मैं आपको डायग्राम्स जो बनवा रही हूँ ना साथ साथ, ये डायग्राम्स आपको जरूर बनाने हैं। अगर ये डायग्राम्स आप लोग नहीं बनाएंगे ना तो फिर आप जो है चीज़ों को भूल जाएंगे। तो वीडियो पॉज करके एक बार इन डायग्राम्स को जरूर बनाना साथ साथ, तभी जो है रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन लिखिए स्टूडेंट्स, इन टाइम, दैट मीन्स टाइम के साथ हम इन लगा रहे हैं या फिर टाइम के साथ हम ऑन यूज कर रहे हैं, इन टाइम एंड ऑन टाइम। तो ध्यान दो, ऑन टाइम जो है वो शेड्यूल को दिखाता है कि जो चीज जिस टाइम पे होनी है वो उसी टाइम पे होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि हमारा एग्जाम जो है वो 9 बजे स्टार्ट होना है,
तो दैट मीन्स कि एग्जाम एग्जैक्टली 9 बजे शुरू हो जाएगा। वो किसी के लिए वेट नहीं करेगा कि स्टूडेंट जो है 10 मिनट लेट आ रहा है, 15 मिनट लेट आ रहा है, नहीं। एग्जाम कितने बजे शुरू हो जाएगा? 9 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे जिस सेंटर पे पहुंचना है जहां पे मेरा एग्जाम है, दैट मीन्स कि मुझे वहां 9 बजे से पहले पहले पहुंचना है। तो 9 बजे से पहले पहले पहुंचना है। 9 बजे से पहले मैं चाहे कभी भी पहुंच जाऊं, चाहे मैं 7 बजे पहुंच जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगी? इन टाइम, कि मैं इन टाइम पहुंच गई थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एग्जैक्ट 9 बजे ही पहुंची हूँ, जिस टाइम मेरा एग्जाम था उसी टाइम मैं पहुंची हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं शेड्यूल टाइम पे पहुंची हूँ, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। इन टाइम क्या है? इन द गिवन टाइम स्पैन, इन द गिवन टाइम स्पैन, जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अंदर, इन द गिवन टाइम स्पैन, टाइम के अंदर अंदर। और ऑन टाइम क्या होता है आपका? एग्जैक्ट टाइम। ऑन टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, नीदर बिफोर नोर आफ्टर, ना ही तो पहले ना ही बाद में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पेपर इज स्टार्टेड ऑन टाइम या फिर इन टाइम, बिल्कुल पेपर जो है उसका जो एग्जैक्ट टाइम है, ना ही पहले ना ही बाद में, एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होगा, जो शेड्यूल हुआ है उसी टाइम पे होगा। तो क्या यूज करेंगे हम? ऑन टाइम को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि आई रीच दी एग्जामिनेशन इन टाइम या फिर ऑन टाइम। तो अगर मैंने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है, सॉरी एग्जामिनेशन लिख दिया क्या खाली, एग्जामिनेशन सेंटर, तो हम सेंटर पे टाइम से पहले ही पहुंचेंगे। दैट मीन्स जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर अंदर ही पहुंचेंगे। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? इन टाइम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो यूज करना है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई, प्रीपोजिशन का डिफरेंस आपको समझ में आया। यही चीजें हमारी कंटिन्यू चलेंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो इतना प्रीपोजिशन को आप लोग रिवाइज करके रखिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे और भी देखेंगे, इन जो है कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, ऑन जो है और कहाँ यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इतना बढ़ के रखिए स्टूडेंट्स। थैंक यू क्लास।